राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। इस बीच भरतपुर के बयाना में दो पक्षों के बीच जमीन को लेकर शुरू हुई कहासुनी क्रूरता से कत्ल तक पहुंच गई। यहां विवाद के दौरान एक युवक की ट्रैक्टर से कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि अड्डा गांव में दो पक्ष बहादुर सिंह गुर्जर और अतर सिंह गुर्जर के परिवारों के बीच जमीन को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। बुधवार को दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। इसी दौरान झड़प में अतर सिंह का बेटा नरपत सिंह जमीन पर गिर पड़ा, जिसे बहादुर गुर्जर पक्ष के एक शख्स ने ट्रैक्टर से रौंद दिया। आरोपी ने इंसानियत की हदों को पार करते हुए करीब 8 बार युवक पर ट्रैक्टर चढ़ाया। मेरा भाई उठा के ट्रैक्टर के आगे पटक दिया है, पटक के और उसमें आगे पीछे चढ़ा दिया है। नरपत की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रैक्टर चला करके एक आदमी ट्रैक्टर से नीचे दब गया, जिसका नाम नरपत सिंह है, उसकी डेथ हो गई। जमीन को लेकर हुए झगड़े में करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। भरतपुर की इस घटना का वीडियो जिसने भी देखा वो दंग रह गया। कैसे एक शख्स ने क्रूरता की सभी हदें पार कर दी। हत्या के इस वीडियो में दिखा कि कैसे ट्रैक्टर पर सवार शख्स बार बार ट्रैक्टर को आगे पीछे कर रहा है, जबकि इस दौरान नरपत सिंह जमीन पर पड़ा था। परिवार वाले नरपत को बचाने की भी कोशिश करते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन ट्रैक्टर ड्राइवर के सिर पर तो मानो खून सवार था। परिवार वालों की मिन्नतों को भी उसने अनसुना कर दिया और बार बार नरपत को ट्रैक्टर से कुचलता रहा। 1-2 बार नहीं बल्कि 8 बार उसने जमीन पर गिरे नरपत को कुचला। इस दौरान गांव के तमाम लोग तमाशबीन बने रहे और घटना का वीडियो बनाते रहे। पुलिस ने आरोपी ट्रैक्टर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी मृतक नरपत का सगा भाई दामोदर गुर्जर है। प्रथम दृष्टया देखने से ये मालूम पड़ रहा है कि जो ट्रैक्टर चालक है वो जो मृतक है दामोदर नरपत, उसके आसपास के लोग भी यही बता रहे हैं। इसकी तस्दीक की जा रही है, FIR दर्ज हो रही है और शीघ्र ही जो भी कार्रवाई होगी वो अविलंब अमल में लाई जाएगी। राजस्थान में चुनाव होने हैं, लिहाजा भरतपुर में बेरहमी से युवक की हत्या पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा किया है और राज्य की कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी ने राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। जो इनको प्रेरणा मिल रही है अपराधियों को, जरूर कहीं न कहीं जुड़ी हुई है राजस्थान सरकार। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को पीड़ित परिवार से मिलने और प्रशासन पर कार्रवाई करने की चुनौती दी है। प्रियंका वाड्रा पहले उस गांव में जाए, पहले जाके उन पुलिस कर्मियों को, वहां के DM, वहां के SP और वहां के प्रशासन को सस्पेंड करके वो हिम्मत दिखाए। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि गहलोत और राहुल गांधी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण हमास और ISIS का समर्थन कर रहे हैं। राजस्थान में चुनाव है और इसलिए बीजेपी ने भरतपुर में युवक की हत्या के मामले को हाथों हाथ लिया है। बीजेपी का कहना है कि या तो सीरिया में इस तरह घिनौने ढंग से हत्याएं हो रही हैं या फिर राजस्थान में। इतना ही नहीं, बीजेपी ने कहा है कि राजस्थान अपराध का गढ़ बन गया है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस को यूपी का क्राइम दिखता है, राजस्थान का नहीं। उनको प्रियंका गांधी को बात जाना चाहिए। या यूपी में तो कहती है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया और कहा कि राज्य में धर्म जाति के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है। बार बार देखने को मिलता है कि तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस के लिए सदा प्राथमिकता रही है। बीजेपी ने कहा है कि राजस्थान में कानून व्यवस्था को कायम रखना गहलोत सरकार के बस की बात नहीं है। बीजेपी की चुनौती पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा राजस्थान के भरतपुर तो नहीं गई, लेकिन उन्होंने झुंझुनू में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार सिर्फ 2 उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रही है। जनसभा के दौरान प्रियंका ने एक बार फिर गुर्जर समुदाय के आराध्य श्री देव नारायण के मंदिर में PM मोदी के दान की बात झुंझुनू के लोगों के सामने की। देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े नेता और उन्होंने 21 रुपए का लिफाफा डाल दिया सबके सामने कि लिफाफा तो डल रहा है, उसके अंदर क्या है हमें नहीं मालूम। तो देखिए, मैं तो समझ गई कि ये मोदी जी का लिफाफा खाली है। प्रियंका गांधी ने कहा कि चुनाव के समय बीजेपी सिर्फ धर्म और जाति की बात करती है। उन्होंने कहा कि ये जनता का कर्तव्य है कि वो नेताओं को जवाबदेह बनाए। क्या आप ऐसे नेता चाहते हैं जो सिर्फ अपना ही भविष्य देखते रहें, अपनी सत्ता में रहने का काम करते रहें और आपके बारे में सोचे ही नहीं? चुनाव आए तो धर्म की बातें शुरू। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि मोदी सरकार में किसानों की कोई सुनवाई नहीं है।
राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे सियासी घमासान भी तेज होता जा रहा है। प्रियंका गांधी के एक बयान को लेकर बीजेपी अब चुनाव आयोग पहुंच गई है और बीजेपी ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की चुनाव आयोग से शिकायत की है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, हरदीप सिंह पुरी समेत कई बीजेपी नेता आज चुनाव आयोग पहुंचे। प्रियंका ने 20 अक्टूबर को राजस्थान के दौसा में भी श्री देव नारायण के मंदिर में पीएम मोदी के दान को लेकर बयान दिया था, जिस पर बीजेपी को एतराज है। बीजेपी के मुताबिक प्रियंका का बयान आचार संहिता का उल्लंघन है। ऐसे में आयोग को प्रियंका वाड्रा पर कार्रवाई करनी चाहिए। 20 अक्टूबर को कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया भाषण के दौरान, और उसने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया, आईपीसी के तहत अपराध किया, आरपी एक्ट का भी खुला उल्लंघन किया। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि प्रियंका गांधी पीएम मोदी के बारे में झूठ फैला रही हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच सियासी पारा गरमाने वाली एक और खबर आई है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करते हुए सूरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास का टिकट काट दिया है, जिसके बाद अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सूर्यकांता व्यास ने उनके कामों की तारीफ की तो बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया। मेरे कामों की तारीफ की, मैंने कामों की तारीफ की, आज भी कर रही हूँ। यही नहीं, देर रात 12:30 बजे अशोक गहलोत सूर्यकांता व्यास के घर भी पहुंच गए, जहां उनसे मुलाकात की और बीजेपी द्वारा अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट से उन्हें बाहर रखने पर अफसोस जताया। इस मुलाकात के बाद सूर्यकांता व्यास अशोक गहलोत को घर के बाहर तक छोड़ने आईं, जहां गहलोत ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया, जबकि सूर्यकांता व्यास आशीर्वाद देती नजर आईं। जिसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि सूर्यकांता व्यास कांग्रेस का हाथ थाम सकती हैं। बीजेपी विधायक सूर्यकांता व्यास सूरसागर से 3 बार की विधायक रही हैं, जबकि कांग्रेस ने अभी तक यहां से अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। वैसे भी राजस्थान के सूरसागर में 20 साल से कांग्रेस जीत हासिल नहीं कर पाई है। साल 2003 से अभी तक यहां पर बीजेपी का राज रहा है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 4 उम्मीदवारों को बदलने का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 4 उम्मीदवारों को बदल दिया है। सुमावली से कुलदीप सिकरवार का टिकट काटकर अजब सिंह कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया गया, तो वहीं पिपरिया से वीरेंद्र रघुवंशी, वडनगर से मुरली मोरवाल और जावरा से वीरेंद्र सिंह सोलंकी को टिकट दिया गया है। छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की चौथी और आखिरी लिस्ट भी जारी कर दी। इस लिस्ट में अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल, बेलतरा से सुशांत शुक्ला, कसडोल से धनीराम धीवर और बेमेतरा से दीपेश शाह को टिकट दिया गया है। बीजेपी राज्य की सभी 90 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। मध्य प्रदेश के खरगोन में कांग्रेस नेता सचिन यादव का अलग अंदाज देखने को मिला। कसरावद सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सचिन यादव बैलगाड़ी पर बैठकर लोगों से वोट मांगते नजर आए। वोट मांगने का ये अनोखा अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। समाजवादी पार्टी राजस्थान में 2 से 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बना रही है। पार्टी 30 अक्टूबर तक इस बारे में फैसला ले सकती है। कांग्रेस और बीजेपी से टिकट न मिलने पर कई नेता समाजवादी पार्टी से टिकट पाने की फिराक में हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के रावणभाटा मैदान में रावण दहन का कार्यक्रम सियासी हो गया। यहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल एक ही मंच से एक दूसरे पर सियासी तंज कसते नजर आए। पूर्व मंत्री और रायपुर दक्षिण से बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने सधे लहजे में भूपेश बघेल पर हमला बोलने के साथ वोट बैंक साधने की कोशिश की और कहा कि छत्तीसगढ़ का शोषण करने वाले रावण को मारना है। और छत्तीसगढ़ आगे बढ़ाए के संकल्प लेके छत्तीसगढ़ के जो शोषण करे थे वो सब रावण ना मारना है। बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल के बाद जब सीएम भूपेश बघेल बोलने आए तो उन्होंने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अहंकारी का नाश निश्चित है। यदि वो व्यक्ति में अहंकार है तो ओकर नाश निश्चित रूप से है और एक प्रतीक अहंकार के प्रतीक रावण है। गौरतलब है कि 9 महीने पहले बीजेपी के बृजमोहन अग्रवाल ने सीएम भूपेश बघेल को रावण कहा था, जिस पर कांग्रेस ने सख्त टिप्पणी करते हुए उनकी निंदा की थी। विधानसभा चुनाव के लिहाज से छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग हमेशा से निर्णायक भूमिका निभाता आया है। यहाँ की 12 विधानसभा सीटों से तय होता है कि राज्य में किसकी सरकार होगी, लेकिन बस्तर के कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां मतदान केंद्र तक नहीं थे और वोट डालने के लिए यहाँ के लोगों को कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। यही नहीं, वोट डालकर घर आ भी गए तो नक्सलियों का अत्याचार सहना पड़ता था, जो हमेशा से लोकतांत्रिक प्रक्रिया का विरोध करते रहे हैं।
पहले वही नक्सली है सर, नक्सली लोग डरा धमका के वोट किसी को मत देना करके बोल रहे थे। इसी चक्कर में इधर चांदा मेटा वाले उतना छिंदगुर में नहीं जा रहे थे, छिंदगुर वाले सिर्फ वोट डाल रहे थे। हालांकि इस बार ऐसा नहीं होगा। 40 साल बाद बस्तर संभाग के 40 नक्सल प्रभावित गांवों में मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यही नहीं, एक गांव तो ऐसा है जहां के बाशिंदे आजादी के बाद पहली बार अपने गांव में बने पोलिंग बूथ जाकर वोट डालेंगे। चुनावी समय है, ट्राइबल इलाका है, नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता था एक जमाने में। आज की तारीख में कई ऐसे जगह हैं जहां पहली बार आजादी के बाद पहली बार पोलिंग बूथ बना है। तो हम इस रास्ते से इसलिए जा रहे हैं कि एक गांव ऐसा है जहां पहली बार पोलिंग बूथ बना है। जी न्यूज की टीम इस गांव की ओर चल पड़ी, जिसका रास्ता घने जंगलों, पहाड़ों और सुनसान इलाकों से होकर गुजरता था। दरअसल बस्तर संभाग के जिस गांव की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है चांदा मेटा, जो नक्सल मुक्त हो चुका है। केंद्र और राज्य सरकार की विकासकारी नीतियों की वजह से यहाँ के लोग मुख्यधारा से जुड़ गए हैं, जबकि नक्सलियों का दायरा सिमटता जा रहा है, जिसके सबूत चांदा मेटा गांव तक पहुंचने में कई बार दिखे। घने जंगलों के बीच बसे इलाके में बेहतरीन सड़कें नजर आईं, नए और अच्छे बने पुल दिखे, जबकि मोटरसाइकिलों पर सवार गांव वाले और सुरक्षा बल इन पर फर्राटा भरते नजर आए। कई जगहों पर सड़कों का चौड़ीकरण भी हो रहा था। कितनी लंबी सड़क बन गई, अब कहाँ तक बन रही है? ये तो चांदा मेटा तक बनी, पूरी चांदा मेटा तक बनी, और ये अच्छा संकेत है। लोग खुश हैं इससे? लोग तो खुश हैं, वो तो गाँव वाले से पूछने से पता चलेगा आपको, ये तो हम तो बोलेंगे ही। इस सड़क कॉन्ट्रैक्टर से हुई बातचीत के बाद जी मीडिया की टीम बस्तर जिले के उस चांदा मेटा गांव पहुंची, जहां आजादी के 75 सालों बाद पहली बार पोलिंग बूथ बना है। वो चांदा मेटा गांव जहां के लोगों को दूसरे गांव जाकर वोट डालने पर नक्सली उंगली काटने और जान से मारने की धमकी देते थे। बस्तर जिले के चांदा मेटा गांव में पहली बार कोई मीडिया टीम भी पहुंची थी। बस्तर संभाग का यह आखिरी गांव है और इसके बाद पहाड़ी की दूसरी तरफ ओडिशा का मलकानगिरी इलाका शुरू होता है, जहां नक्सली अभी भी मौजूद हैं। गौरतलब है कि बस्तर जिला मुख्यालय से चांदा मेटा गांव की दूरी महज 60 किलोमीटर है, लेकिन इसके बावजूद आजादी के बाद से ये गांव नक्सलियों के चंगुल में रहा। इस गांव के लोगों को नक्सलियों ने एक तरह से बंधक बनाया हुआ था। ये ट्रेनिंग ग्राउंड है जो हमारे पीछे दिखाई दे रहा है, ये पूरा ट्रेनिंग ग्राउंड था जहां नक्सली अपने लोगों को ट्रेंड करते थे। गांव के लोगों को यहाँ लाया जाता था, उनको ट्रेंड किया जाता था और इसी जगह पे रहते थे। ये पूरा इलाका, ये जो खुला इलाका आप देख रहे हैं जहां आप जंगल थोड़े थोड़े हो गए हैं। लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों ने पिछले 10 वर्षों में यहाँ का कायाकल्प कर दिया। अब यहाँ के लोगों को 8 किलोमीटर दूर छिंगुर गांव जाकर वोट नहीं डालना होगा, बल्कि अब ये अपने ही गांव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर अपनी पसंद की सरकार चुन पाएंगे। पहली बार पोलिंग बूथ बना है? जी पहली बार बना है। कितने वोटिंग लोग हैं, वोटर्स का कितने हैं? यहाँ 335 वोटर्स हैं जिनके लिए ये पोलिंग बूथ नया बना हुआ है। चांदा मेटा गांव में पोलिंग बूथ बनने की खुशी यहाँ के लोगों में साफ नजर आई। चेहरे पर मुस्कान और आंखों में चमक दिखी, जबकि पहली बार वोटर बने युवाओं का उत्साह तो 7वें आसमान पर था। वोट डाले हो कि नहीं डाले हो? नहीं डाला हूँ सर। इस बार तो पोलिंग बूथ गाँव में आ गया है। जी खुश है? वोट डालेगा इस बार? जी सर, जी। सिर्फ श्याम कवासी ही नहीं, बस्तर जिले के चांदा मेटा गांव में रह रहे दूसरे लोगों की खुशी का भी ठिकाना नहीं, क्योंकि पहले इन लोगों के लिए वोट डालना किसी जंग से कम नहीं था। इन्हें जान की बाजी लगाकर वोट डालना पड़ता था। कभी कभी तो डर इतना हावी हो जाता था कि वोट डालने का उत्साह जो है वो ठंडा पड़ जाता था। लेकिन नक्सल मुक्त होने के बाद अब यहाँ के बाशिंदे बिना किसी डर के लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का हिस्सा बन पाएंगे। अब यहाँ के लोग अपने ही गांव में वोट डाल पाएंगे। चेहरे पे तो खुशी है, लग रहा है कि वोट डालेंगे पहली बार। जी पहली बार डाल रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, आप बता रहे थे कि कहीं ना कहीं पहले डर होता था लोगों में। जी पहले होता था सर, बहुत डर कि नक्सली लोग वोट देने नहीं दे रहे थे, कि सरकार के बारे में कुछ बताने से उसका विरोध करते थे, सरकार के साथ देने नहीं देते थे। अब चांदा मेटा गांव के लोग बिना डरे हुए अपना मतदान कर सकते हैं। इस बात का भरोसा यहाँ के कैंप कमांडर ने भी दिया। बेहिचक और बिना डर के, और हम तो ये इस एरिया में हैं तो ये सिक्योरिटी जिम्मेदारी हमारी है, तो हम ये सिक्योर करेंगे कि पूरे उत्साह से और बिना डर के वोट डालेंगे लोग। यही नहीं, बस्तर जिले के आईजीपी सुंदर राज ने भी बताया कि चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कितनी चाक चौबंद है। हमारा पूरा बेसिक तैयारी हो चुकी है। हमारे पास पूर्व से उपलब्ध स्पेशल फोर्सेस जैसा डीआरजी, बस्तर फाइटर, कोबरा, एसटीएफ, इसके अतिरिक्त हमारे पास केंद्रीय अर्धसैनिक बल भी है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, और बाहर से भी हमको चुनाव आयोग के माध्यम से भी अतिरिक्त बल मिलेगा। तैयारी पूरी है और सुरक्षा की गारंटी भी, लिहाजा चांदा मेटा गांव के लोगों के चेहरे चमक रहे हैं। वो बेसब्री से 7 नवंबर का इंतजार कर रहे हैं,
जब वो आजादी के बाद पहली बार अपने गांव के पोलिंग बूथ जाकर वोट डालेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विपक्षी एकजुटता की मुहिम को मध्य प्रदेश में तगड़ा झटका लगा है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में उतरने का फैसला कर लिया है और प्रदेश की 5 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। जेडीयू ने जिन विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, उनमें पिछोर विधानसभा सीट से चंद्रपाल यादव को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं राजनगर सीट से रामकुंवर रायकवार, विजय राघवगढ़ विधानसभा सीट से शिव नारायण सोनी, थांडला सीट से तोल सिंह भूरिया और पेटलावाड़ विधानसभा सीट से रामेश्वर सिंहवार के नाम का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जेडीयू उम्मीदवारों के ऐलान के बाद बीजेपी ने विपक्ष के गठबंधन पर सवाल उठाया। नीतीश कुमार गठबंधन में नहीं रहते, नीतीश कुमार लालच में रहते हैं, लालची आदमी है, कोई गठबंधन नहीं चलेगा। हालांकि जेडीयू ने दावा किया कि इससे इंडी गठबंधन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचे करने के लिए ये सिंबॉलिक तरीके से हम चुनाव लड़ रहे हैं। इसका गठबंधन की राजनीति पर, इंडिया की राजनीति पर, लोकसभा चुनाव के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे पहले अखिलेश यादव भी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार उतार चुके हैं। एक बार फिर इंडिया बनाम भारत पर सियासत गरमा सकती है और इसकी वजह है एक उच्च स्तरीय कमेटी का सुझाव। जी हां, बताया जा रहा है कि इन सुझावों की वजह से एनसीईआरटी की किताबों में बदलाव हो सकता है। खबरों के मुताबिक एनसीईआरटी द्वारा गठित एक समिति ने किताबों में इंडिया को बदलकर भारत करने का सुझाव दिया है। अगर सुझाव पर अमल होता है तो एनसीईआरटी की नई किताबों में इंडिया की जगह भारत लिखा जाएगा। हालांकि एनसीईआरटी के अधिकारियों का कहना है कि पैनल के सुझावों पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। समिति के अध्यक्ष सीआई इसाक ने बताया कि एनसीईआरटी पैनल ने सभी विषयों के पाठ्यक्रम में इंडियन नॉलेज सिस्टम यानी भारतीय ज्ञान प्रणाली को शामिल करने का भी सुझाव दिया है। इसके अलावा किताबों में प्राचीन इतिहास के बजाय शास्त्रीय इतिहास शामिल करने का सुझाव भी दिया गया है। समिति ने किताबों में अलग अलग लड़ाइयों में मुस्लिम आक्रांताओं के खिलाफ भारतीय महाराजाओं की जीत को उजागर करने का सुझाव भी दिया है। एनसीईआरटी द्वारा गठित समिति का मानना है कि फिलहाल किताबों में हमारी विफलताओं का उल्लेख है, लेकिन मुगलों और सुल्तानों पर हमारी जीत का कोई जिक्र नहीं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए एनसीईआरटी ने 19 सदस्यों की एक समिति बनाई है। मध्य प्रदेश में बीजेपी नेता सुरेंद्र जैन का टिकट काटे जाने की वजह से अपनी ही पार्टी की वो मुखालफत करते नजर आए। फिर पार्टी ने हारदा में सुरेंद्र जैन का दर्द आंसुओं के रूप में सबके सामने आ गया। टिकट काटे जाने की वजह से दुखी सुरेंद्र जैन फपक कर रोने लगे, जबकि इस दौरान उन्होंने कमल पटेल को टिकट दिए जाने का विरोध भी किया और उन पर हारदा में विकास न करने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में 40 मतदाताओं के लिए वनग्राम सोनेवानी में जिले का सबसे छोटा मतदान केंद्र बनाया गया। जिले में ज्यादा से ज्यादा मतदाता मतदान कर सके, इसके लिए निर्वाचन आयोग ने ये अहम फैसला लिया है। टिकट मिलने के बाद राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास गोविंद देव जी के दर पहुंचे। खाचरियावास ने सिविल लाइन से गोविंद देव जी तक पदयात्रा की। इस दौरान खाचरियावास ने गोविंद जी महाराज से आशीर्वाद लिया और कहा कि गोविंद देव जी उन्हें 50,000 से ज्यादा वोटों से जीत दिलाएंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीएसपी सुप्रीमो मायावती चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगी। मायावती 6 नवंबर को बुंदेलखंड के निमाड़ी और दतिया जिले के सेवड़ा में, 7 नवंबर को छतरपुर दमोह में, 8 नवंबर को रीवा सतना में और 14 को भिंड मुरैना में कुल मिलाकर 8 रैलियां करेंगी। इजराइल का दावा है कि उसके पास ऐसे कई सबूत हैं जो हमास की बर्बरता को साबित करते हैं। अपने दावे के समर्थन में इजराइल ने हमास के एक लड़ाके का ऑडियो क्लिप मीडिया में जारी किया है और दावा किया कि 7 अक्टूबर को हमास के एक हमलावर ने किबुत्ज बेरी में इजरायली नागरिकों की हत्या के बाद गाजा में अपने घर वालों को फोन किया और यहूदियों को मारने का जश्न मनाया। افتح الواتس تبعه قول له وام شوف كيف القتلى شوف كيف قتلك فيديو يابا ابنك قتل يهود هاي دخلوا فلسطين يابا الله اكبر ربنا يحميك يا رب ربنا يحميك يابا ربنا يحميك يابا كلمك من جوال يهوديه قتلتها وقتلت جوزها عطوا فيديو हालांकि इजराइल ने इस घटना का कोई वीडियो जारी नहीं किया। इस ऑडियो क्लिप में हमास के उस लड़ाके ने अपनी मां को भी फोन किया। उसने अपनी मां को पूरे हत्याकांड की जानकारी दी और बदले में उसे अपनी मां से भी शाबाशी मिली। इजराइल पहले भी हमास के हमले के कई वीडियो जारी कर चुका है। 7 अक्टूबर को म्यूजिक फेस्टिवल सहित गाजा की सीमा के पास मौजूद इजरायली बस्तियों पर हमास ने हमला किया था।
7 अक्टूबर को इजराइल के किबुत्ज में हमास के आतंकवादी हमले की भनक किसी को नहीं लगी। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर हमास के आतंकवादियों ने दुनिया की सबसे तेज तर्रार खुफिया एजेंसी मोसाद की आंखों में धूल कैसे झोंकी। हमास के हमले के पीछे की कहानी अब सामने आई है। जी हां, इजराइल ने जो जानकारी अमेरिका के साथ साझा की है उसके मुताबिक हमले की प्लानिंग में हमास के चुनिंदा कमांडर ही शामिल थे। हमले की योजना बनाने के लिए आतंकवादियों ने किसी मोबाइल, कंप्यूटर या डिजिटल गैजेट का इस्तेमाल नहीं किया। साजिश रचने के लिए हमास के कमांडर्स ने सुरंगों के अंदर बिछाई गई टेलीफोन लाइंस का इस्तेमाल किया। तारों से जुड़े इन टेलीफोन के जरिए हमास के कमांडर आपस में गुप्त रूप से बात किया करते थे। तारों का कोई सिग्नल होता, इसलिए इजराइल की तेज तर्रार जांच एजेंसी मोसाद तार वाले टेलीफोन की बातचीत को ट्रैक नहीं कर पाई। हमले की प्लानिंग में मुट्ठी भर हमास कमांडर ही शामिल थे। ऐसे में हमास आतंकियों के बीच मौजूद मोसाद का मुखबिर नेटवर्क भी कोई जानकारी नहीं दे पाया। हमले की भनक किसी को ना हो, इसलिए इस प्लानिंग में शामिल हमास के कमांडर 7 अक्टूबर तक सुरंग के भीतर ही छिपे रहे। आखिर में जब फुल प्रूफ प्लान बन गया तब हमास के आतंकवादियों को बुलाया गया और हमले का हुक्म दिया गया। इस बीच इजराइल ने पिछले 2 दिनों में गाजा पर सबसे भीषण हमले किए। गाजा के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक सोमवार और मंगलवार को हुए हमलों में 700 से ज्यादा लोगों की जान गई और ये 19 दिन की जंग में अब तक की सबसे ज्यादा संख्या है। बुधवार को इजरायली एयरफोर्स ने खान यूनिस में एक मोहल्ले पर हमला किया जहां 10 रिहायशी इमारतें मौजूद थीं। इस हमले में इमारतें तबाह हो गईं। हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा था। चश्मदीदों के मुताबिक बुधवार को जो मिसाइल गिरी वो पहली मिसाइलों के मुकाबले बिल्कुल अलग थी। يا عمي هنا كنا قاعدين آمنين في بيوتنا والأمور طيبة ما لقينا إلا برميل متفجر هذا مش صاروخ طبيعي। चश्मदीदों के मुताबिक हमले के वक्त ज्यादातर लोग इमारतों में सो रहे थे। इजराइल ने भी माना है कि उसने बुधवार रात को गाजा में कई हवाई हमले किए। इन हमलों का मकसद हमास के ठिकानों को तबाह करना था और इन ठिकानों में सुरंग, हथियार गोदाम शामिल हैं। इजरायली सेना के मुताबिक उसने हमास के मिलिट्री हेडक्वार्टर और वॉर रूम्स और इमरजेंसी ऑपरेशनल ठिकानों पर हमले किए। We have currently two main goals. The first is the primary issue, of course, of destroying Hamas, making sure it can never ever utilize the Gaza Strip as a staging ground against the people of Israel. इजरायली सेना ने हमास के उन ठिकानों पर भी हमले किए जहां वो अपने विरोधियों को कैद में रखते हैं। इजराइल ने गाजा पर हमले और तेज कर दिए। कल रात गाजा पर हुए हमलों के बाद जब एक इमारत तबाह हुई तो उसमें रहने वाला पूरा का पूरा परिवार मलबे के अंदर दब गया, जिसके बाद बचाव कर्मियों ने एक एक कर परिवार के कई सदस्यों को जिंदा निकाला। एक राहत कर्मी ने मलबे में दबे एक पिता को दिलासा दिया। बचाव कर्मियों ने एक लड़की को जिंदा बाहर निकाला। पिता को भी सही सलामत मलबे से बाहर निकाल लिया गया। अभी तक इजराइल गाजा पर हवाई हमले ही कर रहा है, लेकिन अब इजराइल युद्ध के अगले चरण में दाखिल होने जा रहा है। इसके लिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गाजा की सीमा के पास पहुंचे और इजरायली सेना की तैयारियों का जायजा लिया। नेतन्याहू ने सैनिकों से मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई की। ואנחנו לא נפסיק עד שנשלים את זה. בעזרתכם, אני סומך עליכם, עם ישראל סומך עליכם. इजरायली सैनिक टैंक और सैन्य साजो सामान के साथ गाजा बॉर्डर पर तैनात हैं। वो बस आदेश का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो गाजा के अंदर घुसकर जमीनी हमले कर सकें। इजरायली सेना ने कहा कि बंधकों की रिहाई के बावजूद वो 7 अक्टूबर के हमले को कभी नहीं भूलेंगे। It's a crime against humanity and Israel will not let the world forget. कल ही हमास ने 2 इजरायली बंधकों को रिहा किया था। वहीं हमास के प्रवक्ता ने बयान जारी कर दावा किया कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला नागरिकों पर नहीं, इजराइल के सैन्य ठिकानों पर था और उनका इरादा नागरिकों को नहीं, इजरायली सुरक्षा बलों को निशाना बनाना था। I want to clarify it was directed only for the military sites and for the soldiers. It was not directed for the civilians, and we never have intention or decision to hurt or to target the civilians. हमास के प्रवक्ता के मुताबिक वो बंधकों से अच्छा सलूक कर रहे हैं और रिहा करना चाहते हैं, लेकिन पहले इजराइल गाजा पर हमले बंद करे। गाजा पर लगातार हो रहे इजरायली हमलों को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के बयान पर इजराइल भड़क गया है। इजराइल का कहना है कि गुतेरेस यूएन चीफ के पद के लायक ही नहीं है।
दरअसल संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की बैठक में गुतेरेस ने कहा कि 7 अक्टूबर को हमास का हमला अचानक नहीं हुआ। फिलिस्तीनी लोग पिछले 56 साल से दमघोंटू कब्जे की प्रताड़ना झेल रहे हैं। They have seen their land steadily devoured by settlements and plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing. एंटोनियो गुतेरेस ने यह भी कहा कि बावजूद इसके इजराइल पर हमास के हमलों को सही नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन हमास के हमलों की सजा सभी फिलिस्तीनियों को देना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं। The relentless bombardment of Gaza by Israeli forces, the level of civilian casualties, and the wholesale destruction of neighborhoods continue to mount and are deeply alarming. यूएन के मुखिया ने कहा कि हमलों से बचने के नाम पर 10 लाख नागरिकों को दक्षिणी गाजा जाने को कहा गया, जहां रहने, खाने, पीने और दवाइयों का कोई इंतजाम नहीं है। लेकिन जब वो दक्षिण गाजा पहुंचे तो वहां भी उन पर बमबारी की जा रही है। I am deeply concerned about the clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza. गुतेरेस ने तुरंत युद्ध बंद करने की अपील की। यूएन महासचिव के इस बयान के बाद इजराइल की त्योरियां चढ़ गई। इजराइल ने कहा कि एंटोनियो गुतेरेस खुलकर फिलिस्तीन का पक्ष ले रहे हैं और वो न्यूट्रल नहीं है, इसलिए उनको पद पर रहने का हक नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में इजरायली राजदूत ने गुतेरेस के इस्तीफे की मांग की। I think that the Secretary General must resign because from now on, every day that he is here in this building, unless he apologizes immediately, today we called him to apologize, there's no justification to the existence of this building. मंगलवार दोपहर इजरायल के विदेश मंत्री को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में गुतेरेस से मुलाकात करनी थी, लेकिन उन्होंने अपनी मीटिंग रद्द कर दी। There is not two sides at this moment. There is only one side to support in front of the aggression of ISIS. Therefore, I decided to cancel my meeting with the Secretary General later on today. यही नहीं, इजरायल ने ऐलान किया है कि वो यूएन अधिकारियों को वीजा नहीं देगा। इजरायल हमास युद्ध को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अमेरिका ने 7 अक्टूबर को हमास के किबुत्स पर हुए हमले को मुंबई पर 26/11 हमले जैसा बताया और कहा कि ऐसे बर्बर कांड कहीं भी हो, उसे सही नहीं ठहराया जा सकता। All acts of terrorism are unlawful and unjustifiable. They're unlawful and unjustifiable whether they target people in Nairobi or Bali, in Luxor, Istanbul or Mumbai, in New York or Kibbutz Berry. They're unlawful and unjustifiable. ब्लिंकन ने कहा कि आतंकी घटनाएं चाहे आईएसआईएस, बोको हराम, लश्कर तैयबा या हमास द्वारा अंजाम दी गई हों, गैर कानूनी हैं। गाजा में युद्ध विराम की मांग को भी अमेरिका ने खारिज करते हुए कहा कि इससे हमास को फायदा होगा। अमेरिका ने ईरान को भी चेतावनी दी कि अगर ईरान पश्चिम एशिया में कहीं भी अमेरिका के सैनिकों पर हमले करता है तो वो करारा जवाब देंगे। इजरायल और हमास की जंग में गाजा के लोग भेंट चढ़ रहे हैं। हर दिन वहां से आने वाली तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि गाजा में हालात रहने लायक नहीं बचे हैं और कोई भी सांस आखिरी हो सकती है। गाजा शहर के अस्पताल मरीजों के साथ साथ घायलों से भरे हैं जो दोनों तरफ से हो रहे हमलों की चपेट में आ गए। धमाकों के खौफ से सिहरते हुए मासूम बच्चों से गाजा के अस्पतालों के बेड भरे हुए हैं। इस त्रासदी में जब अस्पताल में बच्चों की चीख पुकार और बिलखते माँ बाप की आवाज गूंजती है तो वो बारूदी धमाकों से ज्यादा तेज सुनाई पड़ती है। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि 7 अक्टूबर से अब तक इजरायल की बमबारी में 2360 फिलिस्तीनी बच्चे मारे गए हैं। इजरायल के हमलों के बीच गाजा के लोग अपने बच्चों के बदन पर निशानियां लगा रहे हैं ताकि अगर हवाई हमलों में किसी की जान चली जाए तो उन्हें पहचाना जा सके। यानी हर पल उनके जहन में मौत का खौफ है। जो गाजा और खान यूनिस में बैठे एक ही परिवार के लोगों की कलाइयों पर दिखाई दिया। 40 साल के अली दावा ने अपने परिवार को जंग में जिंदा रखने की उम्मीद में तोड़ दिया है। कुछ बच्चे गाजा में पत्नी के साथ हैं और कुछ को अली दावा खान यूनिस लेकर आ गए हैं। साथ ही सबके हाथ में नीले और सफेद डोरी वाले ब्रेसलेट पहनाए हैं।
وعلمنا علامات زي هيك عشان لو صار سمح الله، لأن شفت الناس مقطع وأشلاء، يعني ما تقدرش تعرف هذا من هذا، مين هذا ومن هذا. गाजा में लोगों की खुशियां रातों रात डर और मायूसी में बदल गई हैं। खान यूनिस में रहने वाले अहमद और सुअर का 19 अक्टूबर को निकाह था, लेकिन उससे पहले ही जंग शुरू हो गई और शामियाना सजने से पहले उन्हें अपने घरों को छोड़कर रिफ्यूजी कैंप में आना पड़ा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की कार का एक्सीडेंट हो गया। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता हरीश रावत की कार देर रात डिवाइडर से टकराकर हादसे का शिकार हो गई। हरीश रावत बीती रात हल्द्वानी से काशीपुर जा रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। इस हादसे में उनको मामूली चोटें आईं। इलाज के बाद उनको अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर अपने परिवार के साथ मध्य प्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे परिवार के साथ जंगल सफारी का लुत्फ उठाया। नेशनल पार्क में सैर के दौरान तेंदुलकर बेहद कड़ी सुरक्षा घेरे में रहे। गुजरात के अरवल्ली में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि फैक्ट्री में रखे केमिकल से भरे 60 से ज्यादा टैंकर जलकर राख हो गए। आग बुझाने के लिए दमकल की 10 गाड़ियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। आज नोएडा में औसत AQI 322 दर्ज किया गया, तो वहीं दिल्ली का औसत AQI 309 दर्ज किया गया। गाड़ियों से निकलते धुएं और पड़ोसी राज्यों में जलाई जा रही पराली को प्रदूषण की वजह बताया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ती ठंड के साथ प्रदूषण तो बढ़ ही रहा है, डेंगू के मामले भी काफी तेजी से आगे आ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल डेंगू के मामलों ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। और यही वजह है कि दिल्ली के अस्पताल डेंगू मरीजों से पटे नजर आए। हालात ये हैं कि पिछले 5 सालों के मुकाबले दिल्ली में इस अक्टूबर डेंगू के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए। हालांकि डेंगू से बचाव के लिए राजधानी में लगातार फॉगिंग कराई जा रही है। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा समेत शायद ही कोई ऐसा एरिया होगा उत्तर भारत का जहां इस वक्त डेंगू न फैला हो, लेकिन दिल्ली एनसीआर में इस वक्त 5 सालों के सबसे ज्यादा केस हैं। दिल्ली एनसीआर में डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। प्लेटलेट्स के लिए लोगों को धक्के खाने पड़ रहे हैं। 76,000 था और उसके बाद यहाँ आने के बाद एक दिन लगा कि नहीं मुझे दिक्कत हो रही, बाद में फिर काफी इम्प्रूवमेंट हुआ क्योंकि मैं टाइम पे आ गया था। दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार ने दावा किया कि डेंगू से निपटने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। दिल्ली के अस्पतालों में डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि राजधानी के कई अस्पतालों में तो क्षमता से ज्यादा मरीज भर्ती हैं। क्योंकि दिल्ली एनसीआर में मौसम बदलते ही बुखार ने लोगों को जकड़ लिया है और इनमें सबसे ज्यादा संख्या डेंगू के मरीजों की है। इस साल देश भर में अब तक 1,10,000 से ज्यादा डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि डेंगू की वजह से 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। तो वहीं पिछले साल यानी 2022 में 2,23,000 डेंगू के केस दर्ज किए गए थे। पहले हम देखते थे दिल्ली एनसीआर या मेरठ ही इन्वॉल्व ज्यादा होता था, पर अब ऐसा नहीं है। आप देखिए यूपी के सारे ही इलाकों में, गोरखपुर से लेके पूरा बिहार तक का एरिया बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड हो रहा है डेंगू से। डेंगू जांच की रिपोर्ट आने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं, जिससे मरीजों की परेशानी और बढ़ जाती है। ऐसे में डॉक्टरों ने लोगों को सावधानी बरतने की नसीहत दी। देश में इस साल बाघों की मौत के आंकड़ों ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के मुताबिक 2023 में अभी तक देश के अलग अलग राज्यों में 151 बाघों की मौत हो चुकी है। 10 साल पहले 2013 में पूरे देश में सिर्फ 68 बाघों की मौत हुई थी। बाघों की मौत के मामले में सबसे बुरा हाल महाराष्ट्र का है, जहां इस साल अभी तक 35 बाघ दम तोड़ चुके हैं। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, जहां इस साल अभी तक 34 बाघों की मौत हो चुकी है। तीसरे नंबर पर उत्तराखंड का नाम है, जहां इस साल अभी तक 17 बाघ अपनी जान गंवा चुके हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि दम तोड़ने वाले बाघों में बहुतों की जान शिकार की वजह से गई है। महाराष्ट्र में तो करंट देकर बाघों का शिकार करने का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में कुछ शिकारियों ने करंट देकर एक बाघ को मार डाला। करंट देकर मारने का मामला सामने आने के बाद वन विभाग के अधिकारियों ने कथित शिकारियों की तलाश तेज कर दी है। यूएन में पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर का रोना रोया। पाकिस्तान ने इजरायल और हमास की जंग के बीच यूएनएससी में कश्मीर के मुद्दे को उठाया और एक बार फिर भारत से लताड़ खाई। दरअसल यूएन में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने कश्मीर का जिक्र किया, यहाँ तक कि इजरायल फिलिस्तीन के हालात की तुलना कश्मीर से की, जिस पर भारत ने भरी सभा में पाकिस्तान को खरा सा जवाब सुनाया। Mr. President, before I end, there was a remark of habitual nature by one delegation referring to union territories that are integral and inalienable part of my country. I would treat these remarks with contempt they deserve.
and not dignify them with a response in the interest of time. यूएनएससी की बैठक इजरायल और हमास के बीच जारी जंग पर हो रही थी, लेकिन आदत से मजबूर पाकिस्तान वहां भी कश्मीर का राग अलापने लगा और हर बार की तरह अपनी किरकिरी करवाई। भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार और तरक्की पर मोहर लगाते हुए अमेरिकी कंपनी S&P ग्लोबल का कहना है कि 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। साथ ही भारत एशिया में चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। S&P ग्लोबल के मुताबिक 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था 7,300 अरब डॉलर की होगी और वो जापान को पछाड़कर अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर पर पहुंचेगा। S&P के मुताबिक कोरोना काल के बाद वित्त वर्ष 2021 और 22 में भारत की आर्थिक तरक्की में अच्छी तेजी रही और 2023 में भी भारत की आर्थिक तेजी की रफ्तार बरकरार है। S&P ने उम्मीद जताई कि मार्च 2024 में खत्म होने वाले वित्त वर्ष में भारत की GDP 6.3% की दर से बढ़ेगी। घरेलू मांग में मजबूती को देखते हुए वित्त वर्ष 2024 में भी भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूती बने रहने का अनुमान है। फिलहाल 25,500 अरब डॉलर की GDP के साथ अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दूसरे नंबर पर चीन है जिसकी GDP 18,000 अरब डॉलर है। वहीं जापान 4,200 अरब डॉलर की GDP के साथ तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है।